हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में आपके फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा की थी और उसी क्रम में हम 3 इकाइयों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है समाजशास्त्र का परिचय, उसकी पहली इकाई के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी इकाई के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तीसरी इकाई स के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद अगली इकाई है इकाई द, यूनिट डी। यूनिट डी बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को, महत्वपूर्ण इकाइयों को शामिल किया गया है। यूनिट डी बताती है कि व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है। हम पढ़ेंगे आगे कि समाज व्यक्तियों का समूह है और किस तरीके से व्यक्ति समाज का निर्माण करते हैं, किस तरह समाज में व्यक्तियों का सहयोग होता है, व्यक्तियों का रोल होता है, व्यक्तियों की भूमिका होती है और किस तरीके से कुछ व्यक्ति मिलकर के एक समाज का रूप बना देते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण क्या है हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो भी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज का उपयोगी प्राणी या सामाजिक प्राणी बनता है। और सरल भाषा में अगर अब इसको स्पष्ट करूं तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि उसको भूख लगने पर क्या करना है, उसे अपने शौच कर्म कैसे करने हैं। वो कहीं भी सूसू कर देता है, कहीं भी पॉटी कर देता है, भूख लगती है तो रोने लग जाता है, किसी भी चीज पर हाथ मारने लगता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है या ये मानिए कुछ ही दिनों में वो समझ जाता है कि भूख लगी है तो रोना पड़ेगा। रोने के बाद ही माँ ध्यान देगी कि भूख लग रही है, शायद दूध दे देना चाहिए। या अगर बिस्तर गीला हो गया है तो रोना पड़ेगा। अगर रोएंगे तब घर वालों का ध्यान जाएगा कि ये तो बिस्तर गीला हो गया, इसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना खाना सीखता है, किसी भी चीज को उठाकर मुंह में नहीं देता, किसी भी व्यक्ति के खाने की चीज पर हाथ नहीं मारता। तो इस तरीके से उसका सीखना शुरू होता है और ये जो सीखना है इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। कौन सिखाता है, क्या अभिकरण है इसके? समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है परिवार से। परिवार सिखाता है, माता पिता सिखाते हैं और परिवार के सदस्य सिखाते हैं। उसके बाद बच्चा बड़ा होकर विद्यालय जाता है। विद्यालय भी एक अभिकरण है, उसे सिखाता है कैसे उसे सामाजिक प्राणी बनना है। उसके बाद महाविद्यालय आता है। उसके अलावा वो पड़ोस से सीखता है, वो धर्म से सीखता है, अपने आसपास के समाज से सीखता है, मित्रों से सीखता है। इस तरह से समाजीकरण उसके कई अभिकरण होते हैं, कई एजेंसीज होती हैं जिनके माध्यम से एक बच्चा धीरे धीरे करके सामाजिक प्राणी बन जाता है। ये हम इस विषय में विस्तार से समझेंगे। समाजीकरण के कुछ सिद्धांतों के बारे में भी हम समझेंगे, कुछ स्तर भी देखेंगे। इसके अलावा इसी यूनिट में है सामाजिक नियंत्रण। आप जानते हैं कि व्यक्ति को नियंत्रित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है समाज। व्यक्ति
कानून से कम डरता है, समाज से अधिक डरता है। क्योंकि समाज में जिस तरीके का बहिष्कार या अपमान या उसका मजाक, हंसी खिल्ली उड़ाई जाती है, उससे व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है, अपने मजाक से सबसे ज्यादा डरता है। वो कानूनी सजा तो फिर भी एक बार सहन कर जाता है, लेकिन सामाजिक अपमान सहन नहीं कर पाता। तो समाज किस तरह से नियंत्रण करता है? सामाजिक नियंत्रण परंपराओं के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, जाति समाजों के माध्यम से, पुरस्कार देकर के और दंड देकर के। तो किस किस तरीके से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण के क्या स्वरूप हैं, सामाजिक नियंत्रण की क्या एजेंसीज हैं, अभिकरण है, कौन कौन करता है? कानून तो करता ही है, पुलिस करती ही है, और भी तरीके हैं जो कि समाज में रहने पर व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसी के साथ फिर अगला है सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या होता है? आप जानते हैं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग एक दूसरे के पूरी तरह से समान नहीं होता। समाज ही उसको स्तरीकरण प्रदान करता है। अब हर समाज में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग आधारों पर समाज का स्तरीकरण होता है। यानी कि कुछ व्यक्ति, कुछ समूह किसी दूसरे व्यक्तियों, दूसरे समूहों से किसी न किसी आधार पर उच्च या निम्न हो सकते हैं। तो वो क्या आधार होते हैं? जैसे भारत में सबसे महत्वपूर्ण आधार है सामाजिक स्तरीकरण का, भारतीय समाज में जाति। जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण। जाति यह निर्धारित करती है कि कौन सा जाति समूह इस समाज में किस जाति समूह से उच्च है और किस जाति समूह से निम्न है। उसी के अनुरूप फिर जाति समाज, जाति अपने सदस्यों के लिए नियम लागू करती है, सदस्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, उन्हें कुछ आदेश देती है, कुछ निषेध देती है। इस तरह से जाति अपने समाज के लोगों को, जाति के सदस्यों को प्रतिबंधित करती है, निषिद्ध करती है और आदेशित करती है कि वे ये काम करने के लिए स्वतंत्र है और ये काम वे नहीं कर सकते। ये काम वे इस सीमा तक कर सकते हैं, ये काम वे इस सीमा के बाद नहीं कर सकते। इस कार्य को करने पर सामाजिक प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ती और इस कार्य का उल्लंघन करने पर जाति द्वारा बहिष्कार भी किया जा सकता है, जो कि बेहद अपमानजनक स्थिति होती है। इसके बाद अंतिम जो यूनिट है आपकी, वो है सामाजिक परिवर्तन की। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन आज की स्थिति में होने वाला बदलाव है। पूर्व की स्थिति में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि परिवर्तन रुक जाए। ये बात जरूर है कि परिवर्तन की गति अलग अलग समाजों में कम या ज्यादा हो सकती है। परिवर्तन की स्थिति कई कारकों से प्रभावित होती है, परिवर्तन की गति कई कारकों से प्रभावित होती है। तो वो क्या कारक होते हैं जो किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ समाजशास्त्री हुए हैं, कुछ विद्वान हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज में परिवर्तन चक्रीय तरीके से होता है। जैसे कि विभिन्न मौसम आते हैं, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, गर्मी के बाद फिर बरसात। ये जिस तरीके से चक्र होता है उसी तरह से समाज में भी परिवर्तन होते हैं। और फैशन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप जानते हो, आप देखते हो अलग अलग फैशन जिस लौट लौट करके आती हैं। कभी हेयर स्टाइल जो पहले थी फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई, फिर पुरानी आ गई। इसी तरह से ड्रेसेस में भी आप देखते हो
एक ड्रेस जो चल रही होती है फैशन में, कुछ समय बाद वो चली जाती है, उसके बाद और परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है, कुछ समय वापस वही पुरानी ड्रेस लौट करके आ जाती है। तो ये समझिए इसी तरह से दिन और रात का चक्र है, या अन्य सभी चक्र हैं। साल का चक्र है कि फरवरी के बाद जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद ऐसे करते करते दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी। तो जिस तरीके से ये परिवर्तन होता है, इसी तरह समाज में भी परिवर्तन होता है। ये कुछ समाजशास्त्री कहते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि समाज में परिवर्तन चक्रीय नहीं होता। समाज में परिवर्तन एक पेंडुलम की तरह होता है। किसी भी समाज में परिवर्तन किसी एक चरम सीमा पर पहुंचता है, चरम सीमा के बाद वापस लौटता है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम लौटता है, या झूला होता है। जिस तरीके से झूला झटके से ऊंचाई की तरफ जाता है और उसी गति से वापस लौट के आता है और दूसरी तरफ बढ़ जाता है, फिर वहां दूसरी तरफ से लौट के आता है, फिर पहली तरफ बढ़ जाता है, और बीच की जो स्थिति में रहता है, वो जो जब उसका वेग कम होता है, तब वह आदर्शात्मक स्थिति होती है। बाकी दोनों चरम स्थितियां होती हैं। इस तरह के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अवधारणाएं। उद्विकास, उद्विकास का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल ही आदि काल स्थिति से शुरू होकर विकास तक पहुंचा। इसी के साथ हम क्रांति पढ़ेंगे, क्रांति, प्रगति और विकास, और इन्हें पढ़ने के साथ ही हम इनमें अंतर भी करेंगे, अंतर भी समझेंगे कि उद्विकास और विकास में क्या फर्क है, क्रांति और उद्विकास में क्या फर्क है, क्रांति और प्रगति में क्या फर्क है, या प्रगति और विकास में क्या फर्क है। तो ये हम सब पढ़ेंगे। आपका जो पूरा पेपर है, पूरी 5 इकाइयों को शामिल किए हुए इस पेपर को 100 अंकों में बांटा जाएगा, इन यूनिट्स को। और अब क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं इस साल, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा का इस बार निर्धारण होगा, कितने अंकों का कौन सा क्वेश्चन बनेगा, क्या तरीका बनेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो आपको बाद में धीरे धीरे सूचित कर दिया जाएगा। आप अभी तक जो मैंने आपको बताया है और मैंने जो आपको अभी लिखाया है, इसको आप अपनी कॉपीज में नोट करें, अपने रजिस्टर्स में नोट करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।